हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर। सेम इसी तरह 2023 बोर्ड एग्जाम में 12th इंग्लिश का पेपर आएगा। बहुत ज्यादा मैंने ढूंढा है, तब ये पेपर जाकर मुझको मिला है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं वो बहुत ही ध्यान से इसको देखेंगे। देखिए पेपर आपका कैसा आता है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आर्टिकल राइटिंग कैसे आता है, लेटर राइटिंग कैसे आता है, ठीक है, अनसीन पैसेज कैसे आता है, हमें आंसर कैसे लिखना होता है। तो देखिए पूरा पेपर ही मैं लेकर आ गया हूं। जो अगले साल पेपर हुआ था 2022 में, उसका पूरा पेपर मैं यहां पर लेकर आया हूं और सेम इसी तरह आपका पेपर इस बार आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे आएगा 12th इंग्लिश का पेपर। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इस बार 12th इंग्लिश में 95 प्लस यानी कि 100 में 95 प्लस मार्क लेकर आऊं, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि किसी भी वीडियो को जब मैं बनाता हूं तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और इस वीडियो में मैं पूरे पेपर को बताने वाला हूं कि कैसा आएगा और सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। आगे जो आपका ग्रामर पोर्शन है उस पूरे ग्रामर पोर्शन का मैं आंसर भी बताऊंगा। तो ध्यान से समझिएगा, बार बार ये पेपर मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं और भी सब्जेक्ट जो हैं उनका पेपर लेकर आऊं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए सबसे पहले आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, 3 आवर 15 मिनट। देखिए न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग है, 2022 में आपका कोर्स नया हुआ था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पेपर बनाया गया है। मैक्सिमम मार्क 100 रहेगा, यानी कि 100 नंबर का पेपर आएगा। ये जो साइड में दिया गया है ये पेपर कोड दिया गया है 316 REE। ठीक है, अब देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे, ऐसे ही सेम पेपर आएगा। ये नहीं है मेरे कहने का मतलब है कि पेपर ऐसा आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही पेपर आ जाए। नहीं तो आप लोग इसी में से क्वेश्चन पढ़कर पूरा चले जाएं और कहें सर जी मेरा तो इंग्लिश का पेपर अच्छा हो जाएगा। देखिए पूरा पेपर ऐसे सेम नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आ जाएं, लेकिन सेम टू सेम कहने का मतलब है कि इसी पैटर्न के अनुसार पेपर आपका आएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देखिए, निर्देश। फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं 3 घंटे 15 मिनट में से। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। और थर्ड है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी कि जो नंबरिंग है वो क्वेश्चन के आगे दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो देखिए सबसे पहले ये जानिए कि आपका जो पेपर है इंग्लिश का वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए आपका रीडिंग होगा जिसमें एक अनसीन पैसेज रहेगा, और सेक्शन ये आपका 15 नंबर का होता है। ठीक है, सेक्शन बी आपका राइटिंग होगा, आर्टिकल और लेटर 20 नंबर का। सेक्शन सी आपका होगा ग्रामर 25 नंबर का। ठीक है, और सेक्शन डी आपका होगा जो आपका लिटरेचर है 40 नंबर का। टोटल ये पेपर 100 नंबर का आपका होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो स्टार्टिंग में जानना हमें जरूरी है। अब देखिए सेक्शन ए रीडिंग में क्या होगा, एक ऐसे पैसेज दे दिया जाएगा। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये देखिए एक पैसेज यहां से यहां तक इंग्लिश में दे दिया गया है। ठीक है, अब क्या किया गया है इसको आपको पढ़ना है ध्यान से, और इसके नीचे क्वेश्चन रहेंगे। देखिए जैसे लिखा है हाउ इज मैन्स लाइफ, तो इसका आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा कि जो एक आदमी होता है उसका जीवन कैसा होता है। तो इसमें दिया गया है मैन्स लाइफ इज नॉट इजी, आदमी का जीवन जो है आसान नहीं है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स, डिफिकल्टीज एंड रिस्क। ठीक है, यहां पर दिया गया है। ठीक है, ये देखिए दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क, यानी कि जो आदमी का जीवन है ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। देखिए इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, ये जो है डेंजर यानी कि खतरों और कठिनाइयों से भरा है हमारा जीवन। तो इसका आंसर आपको इसी में लिखा हुआ मिल जाएगा, सिर्फ आपको ढूंढना है। इतना आप अगर कर ले गए तो जो 15 नंबर स्टार्टिंग का होता है वो आपके हाथों में होगा। ठीक है, बी देखिए व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ। हमें अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें अगर अपने जीवन में सक्सेस होना है, टू सक्सीड इन लाइफ बी शुड टेक रिस्क एंड सेक्रीफाइस कंफर्ट। यानी कि अगर हमें अपने जीवन में सक्सेस होना है तो हमें रिस्क लेना होगा और जो कंफर्ट है, जो आराम है, उसको त्यागना होगा। ठीक है, समझ में आया, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। समझ में आया, तो इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा है, प्रिपेयर टू टेक ए रिस्क बट ब्रेव हैड अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेक रिस्क। ठीक है, तो ऐसे इसमें आंसर आपका मिल जाएगा।
तो ये सब आपको लिखना है। 3-3 नंबर का एक एक क्वेश्चन रहेगा। सी देखिए, हु आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर का हो जाएगा। अभी आगे भी है, हम पेज को पलटते हैं और देखते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे डी वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, ये आपका है 3 नंबर का। ठीक है, तो 12 नंबर कंप्लीट होगा। अभी 3 नंबर का हमारा जो वोकेबुलरी है इससे रिलेटेड आएगा। व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, उस पैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड है जो आर्टिफिशियल का अपोजिट है। आर्टिफिशियल का मतलब जो हम लोगों के द्वारा बनाया जाए। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, नेचुरल। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम और नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, तो इसमें इसका आंसर होगा नेचुरल, जो कि उसी पैसेज में दिया गया। ठीक है, ऐसे व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस फियर, इस पैसेज में किसका मतलब फियर का सिनोनिम्स क्या है, यानी कि फियर का मतलब क्या है, तो अफ्रेड, फियर मतलब डरना, अफ्रेड मतलब बी डर। ठीक है, ऐसे तीसरा देखिए, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल, तो मिरेकल का एडजेक्टिव फॉर्म उसमें दिया गया है मिरेक्यूलियस। ठीक है, तो ऐसे दिया गया है, तो ये 3 नंबर का ये, यानी कि टोटल ये पैसेज 15 नंबर का रहेगा। पहले आपको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आपको नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको आपको लिखना होगा, जिसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे और 3 वोकेबुलरीज रहेंगे। 15 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ पैसेज को ध्यान से समझिए और उसके नीचे के क्वेश्चंस का आंसर आपको देना होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, तब आपको पूरा नंबर मिल पाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन ए हमारा 15 नंबर का, सेक्शन बी राइटिंग है, ये 20 नंबर का रहेगा। इसमें आपको राइटिंग करना होगा। देखिए इंग्लिश में भी कुछ ज्यादा खास है नहीं, मैंने बताया हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 100 में 95 प्लस आसानी से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, देखिए दूसरा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी कि इन तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है लगभग 100 से 150 वर्ड में। इसके लिए 10 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, 10 नंबर आर्टिकल राइटिंग, 10 नंबर लेटर राइटिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कौन सा है, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और भी बहुत चीजें हैं, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, ऐसे 3-4 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या था, राइजिंग प्राइसेस, सोशल एविल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। किसी के बारे में आप आर्टिकल लिख देंगे। आर्टिकल कैसे लिखते हैं, एक लेख आपको लिखना है, बस उसको छोटे छोटे 2-3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देना, बाकी सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरा देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। ठीक है, यानी कि डीजल और पेट्रोल का जो प्राइस बढ़ रहा है उस पर आपको आर्टिकल लिखना है 10 लेटर, ये लेटर राइटिंग है 10 नंबर। ठीक है, अब इसमें आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा, जैसे इसमें 3 में से 1 लिखना है, ऐसे इसमें भी और लगा है। ठीक है, ये वाला लेटर लिख पाए तो लिख दे, नहीं तो दूसरा लेटर आप लिख सकते हैं। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए फुटबॉल मैच, यानी कि फुटबॉल मैच कराने के लिए आपको प्रिंसिपल को, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। ठीक है, तो दोनों पत्र में से किसी एक को आप लिख सकते हैं, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो जो आपका सेक्शन बी होगा, इसमें 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग, 10 नंबर का लेटर राइटिंग, टोटल 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी हमारा है ग्रामर पोर्शन, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन इसमें रहेगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर का सेक्शन सी हमारा ग्रामर है, और ग्रामर के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत सारे वीडियोस भी मैं बना चुका हूं इस पर। ठीक है, तो देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रहेगा, उसके बाद में आइडियम्स एंड फ्रेजेस भी रहेंगे, सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ रहेगा, सिंटैक्स भी रहेंगे। देखिए जैसे ए वाला है, गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा चलाई गई सरकार, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी, तानाशाही। तानाशाही का मतलब एक ही व्यक्ति है, वो हमेशा सरकार चला रहा है। ठीक है, जैसे उत्तर कोरिया के किम जोंग उन, वो जो है तानाशाह है, ऑटोक्रेसी के द्वारा वो चला रहे हैं अपनी सरकार, उन्हीं के बल पर सब चलती है। वो अगर बोल दे ये होगा तो वो होना ही है, क्योंकि वो तानाशाह है, उनकी सरकार कभी नहीं जाएगी। ठीक है, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसे बी देखिए, ये फूल्स पैराडाइज। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इसका सही मीनिंग क्या होगा, ये आइडियम्स एंड फ्रेज है। तो ये फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है झूठी आशा या फिर काल्पनिक आनंद भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी हैप्पीनेस। तो देखिए इसका आंसर होगा टू लिव इन ये स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीव्स और होप्स, यानी कि गलत विश्वास और आशा के कारण जो मिलता है एंजॉय, आनंद। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ए फूल्स पैराडाइज। ठीक है, तो ये इसका सही मीनिंग होगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसे नेक्स्ट हमारा है सी वाला, देखिए इसको ध्यान दीजिए। द सिनोनिम्स ऑफ क्रूल इज, क्रूल का सिनोनिम क्या होगा, क्रूल का मतलब क्या होता है, क्रूल का मतलब होता है निर्दयी। तो निर्दयी का सिनोनिम पूछा जा रहा है, सिनोनिम का मतलब समानार्थी शब्द,
ठीक है, तो वो मर्सीफुल होगा। मर्सीफुल का मर्सीलेस, मर्सीलेस का मतलब भी होता है निर्दयी। ऐसे अगर एंटोनियम पूछा जाता तो हम काइंड बोल सकते थे, काइंड का मतलब दयालु होता है। पिटीफुल भी बोल सकते थे, दोनों का मतलब दयालु होता है। लेकिन सिनोनिम्स पूछा गया है समानार्थी शब्द जिनके अर्थ समान हो, तो हम बोलेंगे मर्सीफुल। ठीक है, ऐसे डी वाला देखिए, मोहन इज मोर टैलर देन राम। ठीक है, मोहन जो है राम से ज्यादा लंबा है। इसमें गलती क्या है आप लोग बताइए। देखिए ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री है। अब कॉम्परेटिव डिग्री में या तो आप ये जो विशेषता है इसकी टैल, ठीक है, या तो टैल में ER लगा दिया, तो मोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मोर का मतलब मोर वहां लगाया जाता है जब यहां पर इसमें ER लगाने लायक ये ना हो। ठीक है, तो यहां पर टैल में ER ऑलरेडी लगा है, तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें गलती मोर में है। तो किसमें गलती है वो आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो मोर में गलती है, मोर यहां पर नहीं रहेगा। ऐसे ई वाला देखिए, द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम्स क्या होगा? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। ठीक है, जो आशावादी हो। तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा। ठीक है, तो द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज पेसिमिस्टिक। ठीक है, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, यानी कि विपरीतार्थक शब्द जो एक दूसरे से विपरीत अर्थ रखते हो। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी, पेसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी। बस हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। अभी तक तो हमने ऑब्जेक्टिव में देखा, ग्रामर में, अब आता है कि इसका आंसर में देना है। देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। पांचवा क्वेश्चन है ए। देखिए आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। 2 नंबर इसके लिए मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, दोनों आपका डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, दोनों में से एक को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें। तो देखिए माई मदर सैड मैन इज मोर्टल। मेरी माता जी ने कहा आदमी नश्वर है, आदमी मोर्टल है। तो इसमें आपको करना क्या है? देखिए ये मैन इज मोर्टल, ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये सदा सत्य रहने वाली बात है। तो यहां पर हम इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर सदा सत्य रहने वाली बात यहां पर ना होती आपके रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम यहां पर वाज का यूज करते। लेकिन यहां पर सदा सत्य रहने वाली बात है, तो हम यहां पर इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे अगर कहा जाए द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, अर्थ इज राउंड, ये सब हमेशा सत्य रहने वाली बातें हैं। इनमें हम इनके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसमें सिर्फ बीच में दैट लगा देने। मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूं। देखिए फर्स्ट डालेंगे और लिखेंगे माई मदर सैड दैट। ठीक है, सैड दैट। अब बीच में वही, अब हम वही लिख देंगे, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल। ठीक है, तो माई मदर सैड दैट मैन इज मोर्टल। बस सिर्फ आपको बीच में दैट लगा देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इज का इज ही रहेगा। दूसरा देखिए, दीना सैड टू मी आई एम योर फ्रेंड। दीना ने मुझसे कहा मैं तुम्हारा मित्र हूं। तो इसमें गलती क्या है? देखिए सॉरी, ये गलती नहीं है, इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। कैसे बदलेंगे? देखिए दीना, अब आप लोग कहेंगे सर दीना कौन है, ये लेडीज है कि जेंट्स है, मेल है या फीमेल है? दीना को हम मेल मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दीना लेडीज में नाम वैसे बहुत कम देखने को मिलता है, तो मान लेते हैं हम लोग। तो देखिए दीना, वैसे ऐसा नाम कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही नाम आए, मोहन रोहन ऐसे भी आ सकता है। तो दीना टोल्ड, सैड टू के स्थान पर टोल्ड का यूज करेंगे। मी बीच में लगाएंगे दैट। अब देखिए आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है दीना। तो दीना के लिए हम क्या यूज करेंगे? अगर ये मान लीजिए मेल है तो ही यूज कर देंगे। ठीक है, ही एम है। अब देखिए यहां पर हम टेंस में परिवर्तन करेंगे। इज आर एम अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में है, तो इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो वाज बेर हो जाएगा। तो ही वाज, योर है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, इसका हो जाएगा माई। ठीक है, माई फ्रेंड। अब आप लोग कहेंगे सर जी कैसे बदल गए? देखिए मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज। तो ये वाला ट्रिक याद रखिएगा। सन का मतलब होता है पुत्र। तो सन का मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं? आई बी। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, ठीक है, यू, ये सब आते हैं। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन में नो चेंज, ही सीट में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये भी, तो ये 2 नंबर क्लियर। मैंने दोनों करा दिया, आपको एक ही करना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए आगे चलते हैं। बी वाला देखिए, ये सिंथेसिस है। इसमें क्या है? कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ये आपका सिंथेसिस है, इसको सिंथेसिस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए आपको दोनों को कंबाइन करना है। इसमें कंबाइन का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे देखिए फर्स्ट है ओविंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, यानी कि बीमारी के कारण वह कॉलेज नहीं जा सका। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है।
कैसे करेंगे? तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे बी का फर्स्ट। देखिए बी का फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा और लिखते चलिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे ही कुड नॉट, पहले कर देंगे ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, ठीक है? अब बीच में हम लगा देंगे क्या? बिकॉज। अगर बिकॉज लगा देंगे तो ये कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा, तो बिकॉज ही वाज इल, तो ऊपर क्या था? देखिए मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। सिंथेसिस का मतलब होता है आपको दो वाक्यों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है? लेकिन उसका मीनिंग ना बदले। तो यहां पर ओविंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, यानी कि बीमारी के कारण वह कॉलेज नहीं जा सका। तो नीचे क्या है? इसको मैंने कॉम्प्लेक्स में बदल दिया, जो ब्रेकर में है उसी में बदलना है आपको। देखिए ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही वाज इल, वह कॉलेज नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था, ठीक है? तो यहां पर बिकॉज लगा दिया, आपका कॉम्प्लेक्स में बदल चुका है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है? ऐसे दूसरा देखिए, यहां पर दूसरा सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। दूसरा हमारा है दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, यद्यपि वह गरीब है वह खुश है, ठीक है? तो इसको बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में। तो कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे ही इज पुअर बट हैप्पी, ठीक है? वह गरीब है लेकिन खुश है। तो ही इज पुअर बट हैप्पी, वह गरीब है लेकिन खुश है। ये आपका कंपाउंड में बदल चुका है, ठीक है? बस हो गया, इसमें भी कुछ नहीं है। तो 2 नंबर यहां पर भी क्लियर। आपको एक ही करना है, मैं दोनों करा रहा हूं। सी वाला देखिए क्या है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है? आपको यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझ गए? इसमें भी आपको जो बताया गया है ब्रेकर में उसी में बदलना है। तो सी का हम फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, ठीक है? ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, वह अंग्रेजी की किताब को पढ़ सका, ठीक है? तो इसको आपको बदलना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में जब हम किसी चीज को बदलते हैं तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये रूल है। तो किसको पढ़ सका, किसको का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इंग्लिश की किताब को, तो द इंग्लिश बुक ये जो है ऑब्जेक्ट है। तो द इंग्लिश बुक, ठीक है? अब देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे? कुड ऐसे ही रहेगा। अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं कुड को, तो इसके साथ बी लगा देते हैं, तो कुड बी। अब लिखेंगे वर्ब है रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, तो रीड बाय लगाएंगे और जो सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे हिम, ही को हिम लिखेंगे, ठीक है? तो द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाय हिम, बस हो गया, ठीक है? ऐसे दूसरा देखिए, इसका दूसरा क्या है? देखिए मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई भारत का सबसे अच्छा शहर है। तो इसको आपको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में है। तो कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, आप लोग बताइए जल्दी। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए कुछ चीजें आपको भी जानना जरूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो हम भी पेपर देने नहीं जाएंगे, आपको ही जाना होगा, ठीक है? तो यहां पर लिखेंगे मुंबई इज बेटर देन एनी अदर, ऐसे मैंने कई सेंटेंस आपको बताए हैं। एनी, इसको एन कर दीजिएगा, फिर से मैं लिख देता हूं, एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है? मुंबई भारत के अन्य शहरों से ज्यादा अच्छा है। तो ये अब आपका बदल चुका है कॉम्परेटिव डिग्री में, क्योंकि इसमें मैंने बेटर लिख दिया, उसमें बेस्ट था, ठीक है? गुड होता तो बेटर हो गया इसका कॉम्परेटिव फॉर्म, तो बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है? ये भी आपका हो गया। अब हम देखेंगे अपना ये डी वाला टॉपिक। डी है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब तो सभी को पता है क्या होता है। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य संशोधन। अगर गलती है कुछ वाक्य में तो उसको सही करके लिखिए, 2 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। देखिए करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दोनों में से किसी एक को करना है। तो दोनों में गलती क्या है? देखिए यहां पर गलती क्या है? डी वाला फर्स्ट लिखेंगे, डी का फर्स्ट, ठीक है? तो देखिए क्या गलती है? हिज हेयर्स आर ब्लैक, उसके बाल काले हैं। इसमें गलती क्या? देखिए हम हेयर को हेयर्स कभी नहीं लिखते हैं, हम हेयर को हियर ही लिखते हैं। दिस हिज हेयर इज, इसके साथ इज लिखेंगे और बाकी ऐसे लिख देंगे। तो हिज हेयर इज ब्लैक, ठीक है? इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। तो हिज हेयर इज ब्लैक, हेयर्स नहीं लिखेंगे, ना ही इसके साथ आर हम लगाएंगे। ऐसे दूसरा देखिए क्या है?
ध्यान से समझिएगा, दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरा है मैथमेटिक इज ए टफ सब्जेक्ट। मैथमेटिक एक कठिन सब्जेक्ट है, ठीक है। कौन कौन मानता है? मैं तो नहीं मानता, कुछ भी कठिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ एंड नथिंग इज हार्ड इज लाइफ, ठीक है। बट आपको उसको सरल बनाना है। तो देखिए इसमें गलती क्या है, मैथमेटिक नहीं रहता, इस प्रकार से रहता है, बाकी गलती कुछ नहीं है। मैथमेटिक, टिक के साथ एस लगा देना है, मैथमेटिक्स रहता है, मैथमेटिक नहीं रहता, यहां पर सिर्फ सी है, सी एस करना है। इज ये टफ सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक इज ये टफ सब्जेक्ट। अब ये आपका बिल्कुल सही होगा, हो गया, सिंपल सा है। इसमें एक और लास्ट में आता है, इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसमें ई वाला है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। यानी कि आपको क्या करना है, दो जैसे दिए गए फर्स्ट अल्टर अल्टर, ठीक है, 2 नंबर का रहेगा ये। इसमें दोनों में देखिए पढ़ने में सेम लग रहे हैं बट वर्ड अलग अलग है, इनका आपको मीनिंग लिखना है और इनका वाक्य प्रयोग करना है। इसको हम बोलते हैं होमोफोन्स, ठीक है। इसका जैसे अल्टर, अल्टर का मतलब जो फर्स्ट वाला है इसका मतलब होता है बदलना, और इस अल्टर का मतलब होता है बेदी, जो भगवान वाला बेदी होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दोनों का अर्थ। अब इसका आपको वाक्य प्रयोग कर देना है। ऐसे दूसरा है बर्थ, बर्थ का मतलब होता है जन्म, इस बर्थ का मतलब होता है धक्का, ठीक है, या घाट। तो ये आपका हो जाएगा, दोनों का अर्थ मैंने अलग कर दिया, आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें देखिए अब लास्ट में 6 नंबर आता है ग्रामर में, जो कि है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, 5 नंबर का आएगा। अब देखिए करना क्या है इसमें आपको, ये हिंदी का पैसेज यहां से यहां तक का दिया गया है, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कीजिए, ठीक है। नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं। देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है। निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करे। देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें, तभी हमारा देश एक विकसित देश बन पाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब मैं यहां पर तो करा नहीं सकता, मैं आपको करवाऊंगा आगे, टेंशन मत लीजिए, किसी भी चीज का टेंशन नहीं लेने का। जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनको 100 में 95 दिला के रहेंगे। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ हमेशा खड़े रहिए, ताकि लगे कोई मेरे साथ खड़ा है, ठीक है। और मैं तो आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। तो ये सेक्शन सी हमारा कंप्लीट होता है, 25 नंबर का ग्रामर पोर्शन खत्म। अब सेक्शन डी पर आते हैं। सेक्शन डी में कुछ है नहीं, ये सबसे ज्यादा नंबर के सेक्शन डी ही आता है, 40 नंबर का पूरे आएगा, जिसमें 15 नंबर का प्रोज का क्वेश्चन, 15 नंबर का सप्लीमेंट्री, 30 और 10 नंबर पोएट्री। देखिए सबसे पहले प्रोज का क्वेश्चन रहेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। यानी कि आपको किसी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है लगभग 40 वर्ड में, 2 क्वेश्चन का आंसर देना 8 नंबर रहेगा। लेकिन बहुत इजी है, क्यों? ए देखिए, ए वाला क्वेश्चन दोनों में ऑप्शन है, व्हाट हैपेंड टू द रैट ट्रैप सेलर इन द वुड्स, ठीक है। यानी कि चूहेदानी बेचने वाले के साथ जंगल में क्या हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आप जानते हैं तो कर लीजिए। वो गया जंगल में, चोरी करके भागा, तो उसे लगा कि मैं एक चूहेदानी में मैं फंस गया हूं, ये दुनिया पूरी चूहेदानी है, क्योंकि वो एक ही जगह पर बार बार वहीं पर घूम रहा था, एक ही जगह पर, ठीक है। तो उसे लगा कि ये दुनिया एक चूहेदानी की तरह। ये आपको नहीं पता है तो नीचे वाला कर दीजिए, व्हाई डिड गांधी जी चाइल्ड द लॉयर्स, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक को करना है ए में, ऐसे बी वाले में भी 2 में से किसी एक को कीजिए, 2 क्वेश्चन करना है, टोटल 8 नंबर, ठीक है। व्हाई डिड द पेडलर कंसाइडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप, यानी कि जो पेडलर है, ठीक है, फेरी वाला है, उसको पूरी दुनिया एक चूहेदानी की तरह क्यों लगने लगी, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और लगा है व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू द ट्रेन डगलस, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। यानी कि ये आप क्या करें, ए में आप दोनों में से एक को करेंगे, बी में भी आप दोनों में से किसी एक को करेंगे, 8 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे देखिए 8वां क्वेश्चन जो है इसी से रहेगा। देखिए अभी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, अब लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से किसी एक का आंसर आपको 80 शब्दों में देना है, 7 नंबर का ये, तो 15 नंबर के टोटल आपके प्रोज से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। ऐसे 9 नंबर अब आता है पोएट्री, 15 नंबर के प्रोज हो गया, पोएट्री आएगा, फिर सप्लीमेंट्री, ठीक है। पोएट्री में क्या रहेगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस एक्सट्रैक्ट को आपको यहां से यहां तक खूब केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। और इसके नीचे देखिए क्वेश्चन दिया गया, 1 2 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 नंबर आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 3 क्वेश्चन के लिए 6 नंबर मिलेगा। देखिए ये पहले आपको पहचानना किस चैप्टर से है, तो ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर से है, पहले ही लिखा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका आंसर सिर्फ देना है, तीनों का 6 नंबर आपके हाथ में होगा। अभी पोएट्री में 6 नंबर ये हो गया, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आएगा। देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इन तीनों
में से किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, 4 नंबर इसके लिए मिलेगा। तो टोटल आपको पोएट्री से 10 नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 6 नंबर का एक्सट्रैक्ट यानी कि स्टैंजा और 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया। अब आते हैं सप्लीमेंट्री पर। सप्लीमेंट्री में भी वैसे ही सेम क्वेश्चन रहेंगे जैसे प्रोज में थे, और ये भी टोटल 15 नंबर का रहेगा। पहले 2 क्वेश्चन शॉर्ट रहेंगे, एक क्वेश्चन फिर लॉन्ग रहेगा, ठीक है। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। शॉर्ट का आंसर आपको 40 शब्दों में देना। जैसे देखिए, हाउ डिड चार्ली एंटर थर्ड लेवल। चार्ली ने थर्ड लेवल पर एंट्री कैसे की। और लगा है, ये आपको पता है तो कर सकते हैं। दूसरा क्या है, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, यानी कि टाइगर किंग ने शादी का निर्णय क्यों किया, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं। बी देखिए, व्हाई वाज डेरी इंप्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब, यानी कि डेरी जो है मिस्टर लैम्ब से इंप्रेस क्यों हुई। या फिर इसको जानते हैं, नहीं जानते तो इसको कर सकते हैं, व्हाई डिड रोजर संक्स मदर गो टू द विजार्ड, ठीक है, इसको कर सकते हैं। यानी कि ए में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ही करना है। बी में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ही करना है। ऐसे इसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 7 नंबर का। हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ऐसे बी वाला हमें देगा, दोनों में से किसी एक को करना है। यानी कि टाइगर किंग कौन था, उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। तो सर जिलानी जंग बहादुर वाज द टाइगर किंग, ठीक है, वो टाइगर किंग थे। तो ये आपका हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जो थर्ड हमारा है सेक्शन डी लिटरेचर है, इसमें 15 नंबर का प्रोज, 15 नंबर का पोएट्री, 10 नंबर का पोएट्री और 15 नंबर का सप्लीमेंट्री। टोटल 40 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ठीक है, तो ऐसे ही आएगा आपका इंग्लिश का पेपर। सेम पेपर आएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्वेश्चन सेम चाहे ना हो, लेकिन पैटर्न सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग को पूरा पेपर मैंने बता दिया। ग्रामर सेक्शन का मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया। आई होप कि आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ चुका होगा। 100 नंबर का पूरा आपका पेपर होगा। और ये भी मैंने बता दिया कि आपका 15 नंबर का सेक्शन ए होगा, 20 नंबर का सेक्शन बी होगा, 25 नंबर का ग्रामर सेक्शन होगा और 40 नंबर का आपका होगा सेक्शन डी लिटरेचर। ठीक है, टोटल कितने नंबर हुए? 100 मार्क्स हो गए। 15 और 25 40, 42 60, 64 100 पे नंबर का पूरा पेपर हो जाएगा। तो ये था आज का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। कितने स्टूडेंट को ये वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करेंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं सभी पेपर का बनाऊंगा अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।